तो सारे होशियार बच्चों, हिंदी के टॉपर्स, 8th क्लास के बच्चों आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया के पाठ सर जगदीश चंद्र बोस का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पढ़िए, इसको हम लोग रीड करेंगे और साथ ही साथ इसे समझते भी जाएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या क्या सीखेंगे इस पाठ में, देखिए। महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। पेड़ पौधों की संवेदनशीलता से परिचित होंगे। जीवन में पेड़ पौधों की उपयोगिता से परिचित होंगे। ज्ञ वाले शब्द, शब्द युग्म, उपसर्ग प्रत्यय, संबंध बोधक अव्यय, विशेषण विशेष्य आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। 10 मई 1901 को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का लेक्चर हॉल वैज्ञानिकों से खचाखच भरा हुआ था। आज जगदीश चंद्र बोस को अपना एक महत्वपूर्ण प्रयोग दिखाना था। उन्होंने पौधों की संवेदनशीलता की जांच करने के लिए क्रेस्कोग्राफ नामक एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण बनाया था, जो पौधे की छोटी से छोटी हरकत को 1 करोड़ गुना तक बढ़ा करके रिकॉर्ड करता है। यह एक अनूठा आविष्कार था। तो बच्चों यहाँ पर इस पैराग्राफ से जो बिटवीन क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, पहला तो ये बन रहा है कि सर जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की संवेदनशीलता की जांच करने के लिए कौन सा उपकरण बनाया था? क्रेस्कोग्राफ बनाया था। क्रेस्कोग्राफ क्या काम करता था? वो पौधे की छोटी सी हरकत को 1 करोड़ गुना बढ़ा करके रिकॉर्ड करता था। फिर उन्होंने सर जगदीश चंद्र बोस ने अपना महत्वपूर्ण प्रयोग कहाँ दिखाया? उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के लेक्चर हॉल में दिखाया। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से आपके निकल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। उपकरण को एक पौधे के साथ संबद्ध कर दिया गया है ना, अटैच कर दिया गया। फिर पौधे को ब्रोमाइड विष से भरे पात्र में डुबो दिया गया। पर्दा यानी कि बच्चों स्क्रीन है, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देखते हो ना, वही चीज़। पर्दे पर पौधे के स्पंदन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। धीरे धीरे पौधे का स्पंदन अनियमित हो गया और अचानक रुक गया, जैसे कि पौधा विष से मर गया हो। ठीक है, ये प्रयोग उन्होंने करके दिखाया जो स्क्रीन पे दिख रहा था। जिसे तो इसमें से आपके जो छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कि पौधे को कौन से विष में डुबोया गया था, या फिर किस प्रकार का प्रयोग सर जगदीश चंद्र बोस ने दिखाया। ठीक है, पौधे के स्पंदन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, स्पंदन यानी कि उसकी जैसे हम सांस लेते हैं ना, वैसी पौधे का स्पंदन उसको महसूस किया जा सकता था। चलिए अगला नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज गया। सभी वैज्ञानिक आनंदित और आश्चर्यचकित थे। पेड़ पौधों में भी जीवन है, वे भी अन्य जीवों की भांति संवेदनशील होते हैं। वे भी अपने जीने के लिए ही अपने ही तरीके से भोजन, हवा, पानी ग्रहण करते हैं। संगीत की मधुर धुनें उनके विकास में सहायक सिद्ध होती हैं। यह सब सिद्ध किया महान भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या प्रश्न बना कि सर जगदीश चंद्र बोस ने अपने प्रयोग से क्या सिद्ध किया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को भारत के बंगाल प्रांत, जो कि वर्तमान में क्या है बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले में हुआ था। उनके पिता भगवान चंद्र बोस फरीदपुर जिले के उपदंडाधिकारी यानी कि डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। भारतीय संस्कृति और परंपरा में रचे बसे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल में
बालक जगदीश चंद्र की आरंभिक शिक्षा संपन्न हुई। उस विद्यालय में केवल अंग्रेज और आंग्ल भारतीय अधिकारियों के बच्चे ही पढ़ते थे। शुरू में ग्रामीण परिवेश से आए बालक जगदीश चंद्र को शहरी बच्चों ने परेशान करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में तो बालक जगदीश चंद्र उन शरारती बच्चों की उद्दंडता सहन करता रहा, परंतु उन बच्चों का व्यवहार असहनीय हो जाने पर एक दिन एक हट्टे कट्टे शहरी बच्चे को पटकनी देकर उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपके प्रश्न क्या बनते हैं कि जगदीश चंद्र की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई, ठीक है, वो किस परिवेश से आते थे, उन्होंने विद्यालय में अपने स्वाभिमान की रक्षा किस प्रकार की, शहरी क्लास में बच्चे उन्हें क्यों परेशान करते थे। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। मैं आप एक वीडियो में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वैसे करवा दूंगी, फिर भी आप देखते चलिए, क्योंकि अगर आप ये लेसन भी ध्यान से सुन लेंगे ना, 2-3 बार अगर ये लेसन जो मैं आपको बता रही हूँ सुन लेंगे, तो आपको बिटवीन क्वेश्चंस वैसे ही याद हो जाएंगे, अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। तो आगे फिर क्या, इसके बाद किसी ने भी उस बालक के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। अब क्या है, इसके बाद है ना, तो प्रश्न क्या बनता है, किसके बाद, है ना, किसके बाद। तो इसमें हमें पूरी घटना बतानी पड़ेगी कि इस घटना के बाद जब उन्होंने इकट्ठे कट्टे शहरी बच्चे को पटकनी देकर अपने स्वाभिमान की रक्षा की, इसके बाद किसी ने भी उस बालक के साथ, उस बालक मतलब जगदीश चंद्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बाद में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गए। वहाँ भौतिकी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लॉर्ड रेले का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र त्याग कर भौतिकी विषय का अध्ययन करना आरंभ कर दिया, है ना बच्चों। तो यहाँ से क्या प्रश्न बना कि वो इंग्लैंड किस विषय की शिक्षा प्राप्त करने वे इंग्लैंड गए, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने। ठीक है, वहाँ पर उन्हें किसका प्रभाव पड़ा, वहाँ पर उन पर किसका प्रभाव पड़ा, तो उन पर वैज्ञानिक लॉर्ड रेले का प्रभाव पड़ा। उन्होंने किस विषय का अध्ययन प्रारंभ कर दिया, उन्होंने भौतिकी विषय का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पैरा में देखिए, भारत लौटने पर वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रवक्ता नियुक्त हुए। इस उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने वाले वे प्रथम भारतीय थे, परंतु कुछ दिन बाद जब उन्हें पता लगा कि उन्हें अंग्रेज़ों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है, तो उन्होंने अन्याय का विरोध करने के लिए 3 वर्ष तक वेतन नहीं लिया तथा अध्ययन और अध्यापन कार्य का काम पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया। उन्होंने अन्याय का विरोध किया किंतु कर्तव्य निभाते रहे। उनके इस सत्याग्रह का अंग्रेज़ों पर प्रभाव पड़ा और उन्हें अंग्रेज़ों के समान वेतन दिया जाने लगा। देखो बच्चों, यहाँ पर इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बनते हैं कि भारत लौटने पर वे कहाँ प्रवक्ता नियुक्त हुए या किस विषय के प्रवक्ता नियुक्त हुए। ठीक है, फिर उन्होंने किस प्रकार के अन्याय का विरोध किया, उन्होंने क्या सत्याग्रह किया, उनके सत्याग्रह का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न इसमें से बनेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने अपने ही घर पर प्रयोगशाला का निर्माण किया और विभिन्न अनुसंधान करते रहे। उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों पर शोध कार्य कर एक लेखमाला लिखनी आरंभ की। लेखमाला किसे कहते हैं बच्चों, जब लगातार एक के बाद एक लेख पब्लिश किए जाते हैं ना, जैसे माला में बहुत सारे मोती होते हैं ना, उसी तरह से लेख की जो एक सीरीज़ होती है, आर्टिकल्स की एक सीरीज़ को हम लेखमाला कहते हैं। तो लेखमाला लिखनी आरंभ की, जिसे रॉयल सोसाइटी में बहुत सराहा गया। उनके लेखों से विज्ञान जगत में हलचल मच गई तथा धीरे धीरे उनकी गिनती विश्व के विख्यात वैज्ञानिकों में होने लगी। सन 1920 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। विज्ञान के क्षेत्र में इनके अमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए
ब्रिटिश सरकार ने सन 1917 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की और इस प्रकार वे सर जगदीश चंद्र बोस के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है बच्चों, इस पैराग्राफ में अब छोटे छोटे क्वेश्चन में बता देती हूँ क्या बन रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया? अपने घर पर। उन्होंने लेखमाला किस विषय पर लिखी? विद्युत चुंबकीय तरंगों पर। ठीक है, उन्हें 1920 में उन्हें किसका सदस्य चुना गया? रॉयल सोसाइटी का। ठीक है, उन्हें सर की उपाधि कब प्राप्त हुई? 1917 में। और वे सर के नाम से कब प्रसिद्ध हुए? 1917 के बाद। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के अनेक अद्भुत तथ्यों को उन्होंने बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया, जैसे कि पेड़ पौधों को जिस तरह भी रखो जड़ नीचे की ओर जाएगी और तना ऊपर की ओर उठेगा। जिस तरह हम भोजन करते हैं पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, हम कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। तो पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते हैं ना, नहीं होते ना बच्चों। देखे आपने पेड़ पौधों के दांत? भाई मैंने तो नहीं देखे, है ना। पेड़ पौधों के दांत नहीं होते बच्चों, है ना। इसीलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन लेते हैं, है ना। उसमें हम पानी देते हैं ना पेड़ों को, या फिर हवा होती है उसको लेते हैं वो। तो पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं, है ना। हम पानी डालते हैं तो वो मिट्टी से होता हुआ उनके शरीर में जाता है। जिस प्रकार चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, उसी प्रकार माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य भी गल जाते हैं और पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और वह मर जाता है ना। आपने देखा किसी पेड़ को बच्चों पानी नहीं दो बिल्कुल बहुत दिनों तक, तो क्या होता है? वो धीरे धीरे सूख जाता है, क्योंकि वो अपना भोजन उस पानी से, जो वो मिट्टी में पानी जाता है फिर दूसरी चीज़ें मिलती है तो उससे वो अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ के पत्ते हवा से भोजन ग्रहण करते हैं। एक तो पानी से हो गया और एक हवा से। पत्तों में अनगिनत छेद होते हैं जिन्हें हम उनका मुंह कह सकते हैं। जब हम श्वास लेते और छोड़ते हैं तो श्वास छोड़ते हुए हमारे अंदर से एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह विषाक्त वायु पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो सभी जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जो हम जीव जंतुओं के लिए विष है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध बना देते हैं। अतः पृथ्वी पर पेड़ पौधों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि पेड़ पौधों का होना क्यों आवश्यक है। ठीक है, श्वास छोड़ते हुए हम कौन सी विषाक्त वायु निकालते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा संस्थापित प्रयोगशाला बोस संस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। इस संस्थान में उन्होंने एक मंदिर बनवा रखा था जिसमें किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं थी, केवल एक शंख रखा था। एक बार संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान आचार्य कपिल देव शर्मा सर जगदीश चंद्र बोस के घर आए। उन्होंने सर बोस से पूछा कि मंदिर में शंख क्यों रखा है। तो सर बोस ने कहा, हमारे यहाँ शंख के संबंध में एक कहावत प्रचलित है, शंख बाजे राक्षस भाजे। यहाँ रक्ष धातु से बने राक्षस शब्द का अर्थ है जिससे रक्षा करनी पड़े, और व्यक्ति रक्षा करता है उन सभी वस्तुओं की जो उत्तम हो, और मनुष्य के लिए सबसे उत्तम और मूल्यवान है प्राण। ठीक है, तो सर जगदीश चंद्र बोस की जो प्रयोगशाला थी वो किस नाम से प्रसिद्ध थी, तो ये प्रश्न हो गया। उन्होंने अपने मंदिर में क्या रखा हुआ था, उनके कौन से विद्वान सर जगदीश चंद्र बोस के घर आए। ठीक है, फिर शंख के संबंध में कौन सी कहावत प्रचलित है, उन्होंने मंदिर में शंख क्यों रखा था,
मनुष्य के लिए सबसे उत्तम और मूल्यवान क्या है। ठीक है, ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर निकल रहे हैं। फिर लास्ट पैराग्राफ देखिए इस पेज का, मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु रोग के कीटाणु हैं। प्राण रक्षा के लिए इन राक्षसों को मारा जाना आवश्यक है। कुछ रोगाणु किसी उपाय से नहीं मरते, केवल शंख की ध्वनि से ही मरते हैं। इसीलिए घर में सुबह शाम शंख ध्वनि अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार ध्वनि तरंगों के बारे में अद्भुत जानकारी देने के साथ ही सर बोस ने सार्वजनिक रूप से यह भी दर्शाया कि रेडियो तरंगों को ठोस दीवार से भी प्रेषित किया जा सकता है। इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में सर बोस की उपलब्धियों के कारण उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। ठीक है, ये आपका बच्चों ये हुआ पाठ। इसमें लास्ट में आप क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु कौन हैं। ठीक है, हमें सुबह शाम घर में शंख ध्वनि क्यों करनी चाहिए, है ना, और सर बोस को हमेशा क्यों याद किया जाता रहेगा। इस तरह के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, ये आपका लेसन यहाँ पर पूरा होता है। एक बार लेखक का परिचय और देख लेते हैं। इस लेख के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बच्चों, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 21 मई 1906 को सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक कस्बे में हुआ था। हिंदी के श्रेष्ठ रेखाचित्र, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रभाकर जी को सफलता मिली है। धरती के फूल, आकाश के तारे, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, महक आंगन चहके द्वार, क्षण बोले कण मुस्काए, रॉबर्ट नर्सिंग होम में आदि इनकी चर्चित रचनाएं हैं। वे जीवन पर्यंत एक आदर्शवादी पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित रहे। इन्होंने हिंदी में लघु कथा, संस्मरण, रेखाचित्र तथा रिपोर्टाज आदि विधाओं का प्रवर्तन किया है। 9 मई 1995 को हिंदी के इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? हमने सीखा सर जगदीश चंद्र बोस एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने पेड़ पौधों की संवेदनशीलता की जांच के लिए क्रेस्कोग्राफ नामक उपकरण बनाया था। पेड़ पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं, ये भी हमारी तरह दुख सुख का अनुभव करते हैं, ये भी हमारी तरह भोजन, हवा, पानी ग्रहण करते हैं। वृक्ष हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस पाठ का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया। अब अगले वीडियो में हम लोग इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है बच्चों, एक बार आपको याद दिला दूँ, आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके पास फटाफट पहुंच जाएं। और इसी तरह पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे हिंदी में नंबर लाते रहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।